अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर कोरोना का दूसरी बार हमला हो चुका है। पिछली बार भी लॉकडाउन में स्पायर कॉलोनी मियां चन्नू की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया था। अब उसी सिलसिले को रिज्यूम करते हुए, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए जितना हमने फिज़िकली कॉलेज के अंदर पढ़ लिया था उसके आगे जो है ना वो हम अभी शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लॉकडाउन के दौरान आपका जो लॉस होगा वो मिनिमम होगा और आप लोग उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे और ऑनलाइन लेक्चर से भरपूर तरीके से जो है ना वो हैसियाब और बेनिफिट हासिल करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा रिप्रोडक्शन के अबाउट। रिप्रोडक्शन के अबाउट ये सेकेंड ईयर का जो है ना वो 18th चैप्टर है। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। उनमें से एक प्रॉपर्टी जो बड़ी ही प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है वो है जी रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है ना ये बाकी प्रॉपर्टीज से एक लिहाज से डिफरेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी बाकी प्रॉपर्टीज होंगी उनके लिहाज से ये प्रॉपर्टी एक कुछ जो है ना वो अलग है, डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस तरीके से है कि रिप्रोडक्शन के बगैर एक पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेगा उसकी नई जनरेशन जो है ना वो वजूद में नहीं आएगी, नई नस्ल प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसके बगैर भी वो अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार सकता है। अपनी ज़िंदगी उसकी पूरी गुजर सकती है और वो अपनी पूरी लाइफ को जो है ना वो नॉर्मली जी सकता है। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे स्पीशीज़ के लेवल पे बात करें तो स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए, बका के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होगी। इधर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आप नोट डाउन भी करते रहें और देखते रहें। रिप्रोडक्शन जो है ना ये एक करेक्टरिस्टिक है, खसूसियत है ज़िंदगी की, जैसे बाकी करो, लेकिन एक डिफरेंस, एक अलग इसमें जो है ना वो करेक्टर मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर एक स्पीशीज़ का कोई भी मेंबर नई जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसके नतीजे के तौर पे वो जो स्पीशीज़ है ना वो जल्द ही दुनिया से एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जो है ना ये ज़रूरी होगी। जबकि अगर हम इंडिविजुअल की बात करें वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो रिप्रोडक्शन के बगैर भी गुजार सकता है। तो हम इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ डेफिनेशन? ये एक मैकेनिज्म है, तरीकाकार है। किसका मैकेनिज्म है? वो मैकेनिज्म जिसके ज़रिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। किसको प्रोड्यूस किया जाता है? नेक्स्ट जनरेशन को, अगली नस्ल को प्रोड्यूस किया जाता है और इसी तरीके से स्पीशीज़ को मेंटेन करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन नहीं करता। इधर हम कहेंगे ये स्पीशीज़ को मेंटेन करता है। स्पीशीज़ की जो है ना वो तसलसल के लिए, सर्वाइवल के लिए, बका के लिए ये रिप्रोडक्शन का जो अमल होगा वो ज़रूरी होगा। एक स्पीशीज़ इसके जो है ना वो ज़्यादा मेंबर वजूद में आएंगे, ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगी, नई नस्ल के मेंबर ज़्यादा वजूद में आएंगे तो वो ज़्यादा ग्रो करेगी और उस इलाके में वही स्पीशीज़ जो है ना वो डोमिनेंट हो जाएगी। उसी के मेंबर हमें हर तरफ नजर आएंगे, जबकि वो स्पीशीज़ जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगी उससे अगली नस्ल प्रोड्यूस नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गेनिज्म ख़त्म होते चले जाएंगे और उसके नतीजे के तौर पे पूरी की पूरी जो स्पीशीज़ होगी वो दुनिया से एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो अभी तक हमने दो चीज़ें देखी। एक डेफिनेशन, ये वो अमल होगा, वो मैकेनिज्म होगा जिसके ज़रिए से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी स्पीशीज़ की न्यू जनरेशन वजूद में आएगी, न्यू जनरेशन या नई नस्ल वजूद में आएगी और ये स्पीशीज़ को मेंटेन करने का जो है ना वो एक ज़रिया है। ये एक ज़िंदगी की करैक्टरिस्टिक, लाइफ की खसूसियत और बाकी खसूसियात से जो है ना वो एक तरह से डिफरेंट होगी। डिफरेंट इस तरीके से होगी
एक एग्जाम्पल आप इसको जो है ना वो समझ लीजिए। फूड और फूड से एनर्जी हासिल करना, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है कि ये फूड से एनर्जी बनाते हैं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड हासिल नहीं कर सके या उससे जो है ना वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा तो वो इंडिविजुअल डेड हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल मौजूद नहीं होगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग हो ही नहीं सकता। ये जो बाकी करैक्टर है ना, ये इंडिविजुअल लेवल पे जरूरी है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। जबकि अगर हम इसकी बात करें, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये पूरी स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के बगैर अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा उसके नतीजे के तौर पे वो स्पीशीज जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इसकी आगे किस्में दी हुई हैं, दो टाइप्स रिप्रोडक्शन की, दो किस्में होंगी। आप ये किस्में बड़ी छोटी क्लास से ही पढ़ते चले आते हैं। एक किस्म होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो एनिमल्स में प्लांट में जो है ना वो मौजूद होगी, प्लांट्स में, और कुछ छोटे लिविंग एनिमल्स में भी मौजूद होगी। जैसा कि कुछ एनिमल आपको पता है प्लेनेरिया वगैरह जो है ना वो फ्रैगमेंटेशन के जरिए या कुछ बडिंग के जरिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना ये पौधों के अंदर मौजूद होगी, पौधों की एबिलिटी होगी। कुछ एनिमल्स में भी मौजूद है लेकिन मेनली ये पौधों में मौजूद होगी। इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होगी जिसमें जो है ना वो एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। इसके अंदर गैमीट नहीं बनेंगे, गैमीट का बंधना इन्वॉल्व नहीं होगा, गैमीट का मिलना इन्वॉल्व नहीं होगा। जब इन्हीं गैमीट्स के अबाउट जो है ना वो हम इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गैमीट का बनना या मिलना इन्वॉल्व नहीं है, इसमें गैमीट नहीं बनेंगे। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एग सेल स्पर्म सेल नहीं बनेंगे। और इसमें जो है ना वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, दो नहीं होंगे, एक पेरेंट। और उसी से जो है ना वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, किसके जरिए? माइटोसिस के जरिए, माइटोसिस के जरिए। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो इसमें जो है ना फॉर्मेशन भी होगी और फ्यूजन भी होगी, बनेंगे भी और मिलेंगे भी गैमीट। गैमीट से मुराद स्पर्म्स या एग सेल बनेंगे भी और मिलेंगे भी, जबकि इधर उनका बनना या मिलना जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक को बोलेंगे मेल पेरेंट, एक को बोलेंगे फीमेल पेरेंट। जबकि इसमें जो है वो दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। लाइक ये एक पौधा है, पौधा, और इसी पौधे से जो है वो हम इसकी एक टहनी काट लेते हैं, इधर से उसको कट कर देते हैं और कट करके इसको जो है ना वो जमीन में लगा देते हैं। अब उस टहनी से जो है ना वो नया पौधा उगाता है, नया पौधा उगाता है। तो इसमें एक ही पौधे से जो है ना वो नया पौधा बनाया गया है। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। तो इसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसकी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है ना वो मौजूद हैं जो हम अभी इधर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो एक जैसा रहता है, क्रोमोसोम की तादाद नई नस्ल में बदलेगी, नई एक जैसी रहेगी। उसकी बड़ी वजह ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो माइटोसिस के जरिए होगी, जबकि इधर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो मियोसिस के जरिए होगी, मियोसिस के जरिए।
जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इसमें माइटोसिस होगी। और व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस किससे बोल रहे हैं? माइटोसिस ऐसी डिवीजन को बोलेंगे जिसमें जो है ना वो एक सेल एक टिश्यू डिवाइड करेगा और डिवाइड करके दो नए टिश्यूज को, सेल्स को बना देगा। और जो नए सेल बनेंगे वो हूबहू वैसे ही होंगे जैसा कि ये ओरिजिनल वाला पेरेंट वाला मौजूद था। अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे तो इन दोनों में भी 46 क्रोमोसोम ही मौजूद होंगे। दोनों में क्रोमोसोम के नंबर में डिफरेंस नहीं आएगा, क्रोमोसोम के नंबर बदलेंगे नहीं, बल्कि जितने होंगे उतने रहेंगे। तो क्रोमोसोमल नंबर जो है ना वो एक जैसा रहेगा, बदलेगा नहीं। इसी तरीके से नो वेरिएशन, इनमें कोई तब्दीलियां नहीं होगी। कोई तब्दीली ना होने से क्या मुराद है? एक पौधा आपके पास इधर मौजूद है, आप इस पौधे को यूज करें, इसकी टहनियों को जो है ना वो कट डाउन कर लें और कट डाउन करके इसी से आप 1,00,000 नए पौधे बना लें। वो जो 1,00,000 नए पौधे बनेंगे ना वो हूबहू बिल्कुल 100% इसी से जो है ना वो मिलते जुलते होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो इसलिए हमने लिखा है नो वेरिएशन, कोई इसमें वेरिएशन नहीं आएगी, तब्दीली नहीं आएगी। क्यों? माइटोसिस की वजह से। और वो जितने भी नए पौधे बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, हूबहू एक जैसे होंगे। तो ये दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक प्रॉपर्टी क्रोमोसोम का नंबर होगा वो तब्दील नहीं होगा, दूसरी प्रॉपर्टी वेरिएशन नहीं आएगी, तब्दील नहीं होंगी प्रॉपर्टीज, बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर मौजूद होंगे। अब आगे जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ तरीके दिए हुए हैं, इनके सिर्फ आपने इधर नेम याद रखना है, डिटेल इधर मौजूद नहीं है, छोटी क्लास में आपने जो है ना उसको पढ़ लिया है। एक फिश या स्पोरुलेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस, इनमें से एक दो के अबाउट जो है ना वो हम आगे पढ़ेंगे, बाकी इधर दिए हुए नहीं है, आपने उनके जो है ना वो सिर्फ नेम याद रखने हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है ना वो आ सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब हमने सिग्निफिकेंस के अबाउट देखना है, इंपॉर्टेंस के अबाउट देखना है, इंपॉर्टेंस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस। एक इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें रैपिडली नई नस्ल वजूद में आएगी, रैपिडली न्यू जनरेशन वजूद में आएगी। मैंने भी आपको एक एग्जांपल दी थी, आपके पास एक पौधा मौजूद है, एक पौधा, आप उस एक पौधे से जो है ना वो 1,00,000 टिश्यूज ले लें, 1,00,000 टिश्यूज ले लें और आप उनको लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवा लें। लेबोरेटरी के अंदर आप उनसे जो है ना वो 1,00,000 नए पौधे बना लेंगे, न्यू प्लांट बना लेंगे, न्यू प्लांट 1,00,000, यानी वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। आप लेबोरेटरी में ना लेके आप एक पौधे से जो है ना वो सिर्फ 1,000 या इससे भी ज्यादा छोटी छोटी शूट से कट कर लें, शूट से कट कर लें और उनको कट करके जो है ना वो मिट्टी में लगा दीजिए, तो आपको उनसे जो है ना 1,000 न्यू पौधे हासिल हो जाएंगे। यानी ये बहुत ज़्यादा स्पीडली ग्रो करने वाला मैकेनिज्म है, रैपिडली ग्रो करेगा, बहुत थोड़े वक्त में बड़ी तादाद में जो है ना वो न्यू ऑफस्प्रिंग वजूद में आ सकती है, औलाद वजूद में आ सकती है, लेकिन लेस अडेप्टेशन नहीं होगी उसमें, नो एवोल्यूशन, नो अडेप्टेशन, अडेप्टेशन नहीं आएगी। व्हाट इज मीन्ड बाय अडेप्टेशन? अडेप्टेशन का क्या मतलब होगा? जैसे जैसे हमारा माहौल बदलेगा, माहौल बदलने से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं। अगर मौसम बदलेगा, मतलब गर्मी मौजूद है तो हमारी बॉडी में गर्मी को बर्दाश्त करने की एबिलिटी मौजूद है। अगर सर्दी आ जाती है तो हमारी बॉडी में सर्दी को जो है ना वो बर्दाश्त करने की एबिलिटी मौजूद है। इसी तरीके से अगर कोई बीमारी आ जाती है तो बॉडी में बीमारी को लड़ने के लिए जो है ना वो एबिलिटी मौजूद है।
बॉडी उसको बीमारी को रोक सकती है। और जैसे जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है तब्दील हो रहा है, वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी अडेप्ट हो रही हैं, उनकी बॉडी में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और वो तब्दीलियाँ उनको उनके बदलते हुए माहौल में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दिस इज लेस एडेप्टिव, देयर इज नो एडेप्टेशन, कोई एडेप्टेशन मौजूद नहीं होगी। इसका क्या मतलब, अभी समझे बात को। एक पौधा मौजूद, आपने एक पौधे से जो है ना वो 1000 नए पौधे बना लिए, 1000 नए पौधे बना लिए। ये जितने भी आपने नए पौधे बनाए हैं ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए हैं, इसलिए ये हूबहू एक जैसे होंगे, जेनेटिकली एक जैसे होंगे, इनमें कोई तब्दीली मौजूद नहीं होगी, बिल्कुल एक जैसे होंगे। जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर कोई एक बीमारी हमला कर दे, एक बीमारी जो इस पौधे को जो है ना वो अटैक कर सकती है, तबाह कर सकती है, अब वो बीमारी एक ही पौधे पे हमला नहीं करेगी, वो इसको भी दबा कर देगी, इसको भी दबा कर देगी, क्योंकि किसी में एबिलिटी मौजूद नहीं है। अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज इनकी मौजूद होती तो वो बीमारी कुछ को हमला करके तबाह कर देती और कुछ की जो है ना वो बचत हो जाती। लेकिन चूंकि सब एक जैसे हैं, इसलिए जो बीमारी एक पे हमला करेगी वो सब को जो है ना वो मुकम्मल तौर पे तबाह कर देगी। उसके नतीजे के तौर पे हमने लिखा है कि यूब्राडाइज खतरे में डाल देना या तबाह कर देना। ये खतरे में डाल सकती है, किसको खतरे में डाल सकती है? सर्वाइवल को, बका को, किसकी बका को? स्पीशीज की बका को। तो इस अगर हमारे पास यूं मौजूद होते, एक पौधा जो है ना वो इधर मौजूद, एक पौधा इधर मौजूद, एक पौधा इधर मौजूद, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है और इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। अब अगर एक बीमारी इसके ऊपर हमला करेगी तो इसकी प्रॉपर्टीज क्योंकि इससे अलग है वो इसके ऊपर हमला नहीं कर सकेगी, तो इस तरीके से पूरी स्पीशीज तबाह नहीं होगी। लेकिन उस सूरत में जब इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग होंगी, इधर प्रॉपर्टीज अलग अलग नहीं है, एक ही किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, तो एक बीमारी जो इस पे हमला करेगी, इसको तबाह करेगी, वो जितनी पूरी क्रॉप होगी, फसल होगी, वो पूरी फसल को तबाह कर देगी, पूरे बाग को तबाह कर देगी। और इसके नतीजे में हम कहेंगे इट में यूब्राडाइज, ये तबाह कर सकता है, खतरे में डाल सकता है। किसको खतरे में डाल सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज की सर्वाइवल को। ये दो चीजें होंगी, एक बड़ी तेजी से ग्रो करने का तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये लेस अडेप्टिव है। ये एक्चुअली एक डिसएडवांटेज भी है और कभी कभी एडवांटेज भी बन जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे तीसरा पॉइंट, इट इज बेनिफिशियल टू ह्यूमन। ये ह्यूमन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। किस तरीके से बेनिफिशियल है? हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हैं और इसी तरीके से हम क्लोनिंग को यूज़ करते हैं, और इनको क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर को यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की नस्ल को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग। और क्लोनिंग के अबाउट आप लोग चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं, और उधर हमने पढ़ा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस को लेके एक जाइगोट में तब्दील कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। उसके न्यूक्लियस को रिमूव करके ये जो न्यूक्लियस होगा वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और उसके नतीजे के तौर पे इस जाइगोट से जो इंडिविजुअल बनेगा उस इंडिविजुअल में वो प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी जिन प्रॉपर्टीज वाला न्यूक्लियस हमने उसके अंदर दाखिल किया था। तो इस तरीके से जो हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होंगी उनको जो है ना वो हम अगली नस्ल में प्रोड्यूस करवा सकते हैं क्लोनिंग के जरिए। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था, इधर हम इसको जो है वो मजीद डिटेल में नहीं देख रहे। तो क्लोनिंग के जरिए या टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए हम पौधों के अंदर अपनी डिजायर्ड करैक्टर्स प्रोड्यूस करवाते हैं, पसंदीदा खुसूसियात पौधों के अंदर जो है ना वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरीके से these techniques are used to produce organism of valuable character।
ये जो दोनों टेक्निक है ना वो हमारी मुफीद करैक्टर वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज होती है। लेकिन जब इस क्लोनिंग के बहुत सारे जो है ना वो बेनिफिट मौजूद, एडवांटेजेस मौजूद, इसी दौरान इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी मौजूद होंगे। आपके पास एक पौधा मौजूद है, एनिमल मौजूद, आपने उसकी क्लोनिंग कर ली और क्लोनिंग करके उसकी कॉपीज बना ली। अब जो कॉपीज बनेगी ना उन कॉपीज में कुछ डिसएडवांटेजेस मौजूद होंगे। नंबर 1, उसमें रैपिड एजिंग होगी। रैपिड एजिंग, वो बहुत जल्दी जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाएगा, कमजोर होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली वो डेथ की तरफ जाना शुरू करेगा। और उसमें बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी मौजूद नहीं होगी। लो रेजिस्टेंस, बीमारियों से लड़ने की जो एबिलिटी होगी, बॉडी में मज़ामत होगी, वो उसके अंदर मौजूद नहीं होगी। तो इसके नतीजे के तौर पे अगर कोई बीमारी हमला करेगी तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा ना जो आपने क्लोनिंग के जरिए बनाया हुआ है वो ऑर्गेनिज्म वल्नरेबल होगा, कमजोर होगा और बीमारी उसको तबाह कर देगी। तो ये जो है ना इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नंबर 1 डिसएडवांटेज रैपिड एजिंग, वो बहुत तेजी से जो है ना वो एजिंग करके वीक हो जाता है और उसमें लो रेजिस्टेंस, बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी मौजूद नहीं होगी। यही वजह है कि ये लिमिटेशन कम कर देते हैं। किसको कम कर देते हैं? कारोबारी पैमाने पर अगर हम वेंचर अपने मकसद हासिल करने की कोशिश करें तो वो हम क्लोनिंग के जरिए नहीं हासिल कर सकते। रीजंस ये 2 हैं। अब क्लोनिंग एनिमल्स की भी हो सकती है, पौधों की भी हो सकती है। तो इधर एक क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है, क्या हम ह्यूमन की क्लोनिंग कर सकते हैं, मैन की क्लोनिंग कर सकेंगे? तो आंसर इधर है कि बिल्कुल हम थियोरेटिकली इसकी भी क्लोनिंग कर सकते हैं, लेकिन क्लोनिंग ऑफ मैन इज नॉट एक्सेप्टेड सोशली एंड मॉरली। इखलाकी तौर पे, माशरती तौर पे मैन की जो क्लोनिंग ना उसकी जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही। ये इखलाकी तौर पे जो है ना वो मुनासिब नहीं है कि हम एक मैन को, आदमी को, इंसान को लें और उसी की कॉपीज़ बनाने की कोशिश करें। तो ये मॉरली, इखलाकी तौर पे जो है ना वो इसको माना नहीं जाता। अभी तक हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो कंप्लीट होगी। उसमें हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी। डेफिनेशन के बोर्ड पढ़ा और डेफिनेशन के बाद हमने उसके मेथड के नेम देखे और इसके सिग्निफिकेंस और डिसएडवांटेजेस के अबाउट जो है ना वो बात की है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अबाउट। जैसे हमने इधर बोला था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, जबकि इसमें जो है ना वो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट। और वो दोनों पेरेंट क्या करेंगे? दोनों पेरेंट गैमीट बनाएंगे। गैमीट बनाएंगे। एक जो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे स्पर्म्स, और जो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे ओवम या एग। ये दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद इनसे जो है ना वो जाइगोट बनेगा और जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील हो जाएगा और वो एम्ब्रियो आगे मुकम्मल इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएगा। तो इसमें 2 गैमीट मौजूद होंगे, एक मेल गैमीट स्पर्म्स, फीमेल गैमीट ओवम। ये दोनों मेल, ये 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और इसलिए हमने बोला है कि इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन, इसमें बनेंगे फ्यूजन, मिलेंगे गैमीट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा मौजूद नहीं था, उधर गैमीट ना बनेंगे ना मिलेंगे। तो जब ये दोनों गैमीट आपस में मिलेंगे, स्पर्म्स और एग आपस में मिलेंगे तो उसको बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन गैमीट का मिलना, उसके नतीजे के तौर पे ये जाइगोट बनेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है ना वो माइटोसिस हुआ करती है, माइटोसिस। जबकि अगर हम इसकी बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें मियोसिस हुआ करती है, मियोसिस। और मियोसिस के अबाउट आपने 9th में पढ़ा हुआ है। इधर भी हम 21वें चैप्टर के अंदर जो है ना वो मियोसिस के अबाउट डिटेल में देखेंगे। और जब हम मियोसिस के अबाउट देखेंगे ना, आप एक स्टेप बढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर।
क्रॉसिंग ओवर ये वो स्टेप है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज में तब्दीलियां वकू पजीर होंगी, नई नस्ल की प्रॉपर्टीज में तब्दीलियां वकू पजीर होंगी। और इसी तरीके से आगे हम अभी इसको देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ गैमीट, ये जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, इंडिविजुअल बनेगा, और ये सब किसके जरिए बनेगा? ये जो गैमीट बनेंगे वो बनेंगे मियोसिस के जरिए। और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस में आधे नहीं होंगे। आप इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से इधर समझ लीजिए। लेट्स सपोज ये एक सेल मौजूद है और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद है, और इससे जो है ना वो गैमीट प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, और उसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो आधी हो जाएगी। इसी तरीके से फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम मौजूद होंगे और उनमें एग प्रोड्यूस होगा, ओवम प्रोड्यूस होगा, और उनमें भी क्रोमोसोम की जो तादाद होगी वो आधी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। एग या ओवम 23। अब ये स्पर्म और ओवम ये दोनों मिलेंगे और इनके मिलने से जो है ना वो जाइगोट बनेगा। और जो जाइगोट बनेगा वो कितने क्रोमोसोम वाला बनेगा? 23 प्लस 23, वो वापस 46 रिकवर हो जाएंगे। और इससे जब गैमीट बनेंगे तो वो भी आधे आधे बनेंगे, 23 और 23 क्रोमोसोम वाले बनेंगे। और जब वो मिलेंगे तो वापस 46 क्रोमोसोम जो है ना वो न्यू ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे। लेकिन अगर ये मियोसिस कामल ना हो, इस जगह पे जो मियोसिस हुई है और उसी मियोसिस के जरिए क्रोमोसोम की जो तादाद है वो आधी हुई है, अगर ये नहीं होगा तो उसके नतीजे के तौर पे ये जो बनेगा ना ये भी 46 वाला बनेगा और ये भी 46 वाला बनेगा। और इनके मिलने से इधर कितने हो जाएंगे? इधर 92 हो जाएंगे। और अब जब 92 वाले आपस में मिलेंगे तो उसके मिलने से और नंबर बढ़ जाएगा। तो इसके ज़रिए से जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्रोमोसोम की जो तादाद होगी वो बढ़ती चली जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए माइटोसिस के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ये किसके जरिए पॉसिबल होगी? मियोसिस में। वो कैसे? ये 46 वाला मौजूद होगा और ये गैमीट बनाएगा, और गैमीट बनेंगे 23, इधर भी गैमीट बनेगा, स्पर्म बनेगा 23 वाला, दोनों आपस में मिलेंगे और मिलके 46 वाला बना देंगे। तो ओरिजिनल क्रोमोसोम वापस रिकवर हो गए। और जब ये ओवम या स्पर्म बनेंगे, इसके बनने के दौरान जो है ना वो क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर। और उस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में प्रॉपर्टीज में तब्दीलियां आ जाती हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नई प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाती है, नई खसूसियात प्रोड्यूस हो जाती है। आप देखते हैं एक माँ बाप की आगे लेट्स सपोज ये पेरेंट्स और आगे जो है ना उनकी औलाद मौजूद है। एक इधर ब्रदर मौजूद, ब्रदर, और एक सिस्टर मौजूद, इधर भी एक ब्रदर, 2 ब्रदर और एक सिस्टर। क्या इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो 100% मिलती जुलती होंगी? बिल्कुल वो एक जैसे नजर आएंगे और एक जैसी वो आदात और खसूसियात मौजूद होंगी? नो, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ एक दूसरे से जो है ना वो अलग अलग भी होंगी, और प्रॉपर्टीज में अलग अलग होने की वजह से हम उसको जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, और इन दोनों को भी हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ये जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाएंगी ये किसकी वजह से होंगी? ये होंगी क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो इसलिए हमने इधर लिखा हुआ it produces meiosis या sexual reproduction produces genetic recombination। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन को बनाएगा और उसके नतीजे के तौर पे 46 वाले से आगे भी 46 वाला इंडिविजुअल बनेगा। तो इसलिए हमने बोला मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, ये क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करेगा, क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करेगा। कैसे करेगा? जैसे हमने अभी देख 46 वाला एक एग सेल बना 23, स्पर्म सेल बना 23, ये जो मिलेंगे तो वापस
46 वाला इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये होगी जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें इन्वॉल्व होगा बनना और मिलना गैमीट का। दोनों गैमीट जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। ये जो गैमीट होंगे ये हैप्लॉइड होंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय हैप्लॉइड? हैप्लॉइड का मतलब जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होगी, आधी क्रोमोसोम की तादाद होगी। और जब वो क्रोमोसोम मिल जाएंगी तो जो इंडिविजुअल बनेगा वो इंडिविजुअल डिप्लॉइड बनेगा, यानी डबल क्रोमोसोम वाला बनेगा। तो अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ना, ये एनिमल्स और प्लांट दोनों में मौजूद होगी। एनिमल्स में मौजूद होगी और पौधों में भी मौजूद होगी। तो हम शुरू करेंगे बेटा पौधों से। पौधों में मौजूद ये जो रिप्रोडक्शन होगी वो किस तरीके से होगी? तो पौधों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो याद रखिएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जरिए होगी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें जो है ना वो दो जनरेशन हुआ करती हैं, दो जनरेशन। एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइड जनरेशन और हैप्लॉइड गमीटोफाइड जनरेशन। इनको जो है ना वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इधर तक आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो एक तो प्रिपेयर कर लेना है, और नंबर 2 आपने इसमें कुछ क्वेश्चंस को जो है ना वो राइट करना है। कुछ क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। नंबर 1, differentiate between sexual and asexual reproduction। एक तो आपने ये क्वेश्चन लिखना है, और इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आपने एडवांटेजेस लिखने हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। किसके एडवांटेजेस किसके डिसएडवांटेजेस? दोनों के, मियोसिस के भी, या मैं इसको आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी। आपने दोनों के एडवांटेजेस भी लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। ये आपकी असाइनमेंट होगी, और इसके बाद जो है ना हम अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ जो है वो दोबारा मिलेंगे।